9.4 का फिफ्थ वाला देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मूव करना है, वेरीज एज, फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू x माइनस 4, ठीक है। हेयर एफ इज इन न्यूटन, एक्स इज इन मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्टेट वेदर स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब इसमें बताना इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो ये तो तुमने कर ही दिया हुआ, f इक्वल टू 0 होती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 4 इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। अब ये चेक करना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो f है, तो कोई बात नहीं, रिलेशन याद करेंगे। f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब हम du को कैसे कर सकते हैं, माइनस ऑफ f dx, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया। अब f दिया है, इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, x माइनस 4 dx इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है। अब एक माइनस भी है यहाँ पर, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 4 का 4x, एक नेगेटिव भी है आगे, तो ये बन गया क्या, du, u का फंक्शन निकल के आ गया, इंटीग्रेट कर दिया तो ये u का फंक्शन आ गया। अब एक बार डिफरेंशिएट करना है और दूसरी बार फिर डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे u को, तो क्या आएगा, बताओ, f ही आएगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो उतना करने के बजाय हम डायरेक्टली बस इसको डिफरेंशिएट करके 1 लिख सकते थे यहाँ पर, +1। तो अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब क्या, मैक्सिमा या मिनिमा, स्टेबल या अनस्टेबल, अल्टीमेट स्टेबल या अनस्टेबल, तो स्टेबल। ये इसका डिफरेंशिएशन, u का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, u इज़ व्हाट, u इज़ f dx, मतलब du इज़ f dx। तो मतलब तुम ऐसे सोचो, मैथ्स की तरह सोचो इसको, u है तुम्हारे पास, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, du बाई डी एक्स। स्टेबल अनस्टेबल जज करने के लिए हमें कहाँ पहुँचना है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर पे। तो इसका डिफरेंशिएशन का नेगेटिव जो है वो क्या होता है, वही तो du बाई डी एक्स होता है, नेगेटिव ऑफ f इज़ du बाई डी एक्स, मतलब du बाई डी एक्स इज़, अच्छा एक मिनट, -1 होना चाहिए ये, क्योंकि नेगेटिव निकालना है इसका। मैं वही बोल रहा हूँ कि f तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तो एक बार डिफरेंशिएटेड तो है ही। ये तुम्हें समझ में आ रहा है, स्टेबल अनस्टेबल कैसे फाइंड करेंगे। एक ही चीज़ बोल रहा हूँ बार बार, डबल डिफरेंशिएशन उठा के अगर पता चल जाए किसी तरीके से, तो अब इसके लिए अपन को u चाहिए रहेगा, लेकिन u नहीं दिया हुआ, f दिया हुआ है, तो हम u निकाल लेंगे यहाँ से, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे सोचो कि ये स्टेप ज़रूरी भी थी क्या करने के लिए, एग्ज़ाम में हम करेंगे क्या ये, ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि u का नेगेटिव विल बी मतलब u से हमें क्या निकालना है, u से du बाई डी एक्स निकालना है और फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो du बाई डी एक्स हमें नेगेटिव में दिया ही हुआ है, f, ये रिलेशन क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। हमें du बाई डी एक्स ऑलरेडी पता है, कैसे पता है, -f के बराबर है, क्योंकि f का फंक्शन दिया तो माइनस लगा देंगे इसके आगे, तो du बाई डी एक्स बन जाएगा। तो du बाई डी एक्स इज, ये मैंने गलत लिखा है, du बाई डी एक्स इज -x, -f मतलब इसका नेगेटिव, तो -x + 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये -1 आएगा। तो -1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अनस्टेबल। और सारे -x + 4 का सिंगल डिफरेंशिएशन, और असल में ये जो f है ये दिस इज -du बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमको du बाई डी एक्स पता है ऑलरेडी। तो एक बार और डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट करके एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा। तो अपन ने यहाँ पर u का डबल डिफरेंशिएशन या f का सिंगल डिफरेंशिएशन कर दिया।
और सारे बन गए इसमें क्वेश्चंस, और कुछ ट्राई किए? ठीक है, नया टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे तो ये पढ़ चुके हैं हम, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है जितना पढ़ा है। आज देखते हैं सर्कुलर मोशन। वैसे तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन वाले चैप्टर में है, जिसमें एक पार्ट उसका है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक पार्ट है सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब फोर्स के बारे में जाना। वहाँ पे फोर्स की कोई चर्चा नहीं करते थे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट यहाँ पे फोर्स भी लग सकता है। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें अपन को याद रखनी है। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स, दिस इज़ वेरी इजी। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज़ वेरी इजी। ये इजी क्यों है? क्योंकि हम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन जानते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को ज़रा सा रिवाइज करते हैं। तो वहाँ पे स्पीड कैसे डिफाइन होती, वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती थी? ds/dt। और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता था? dv/dt, है ना। ये सब वेक्टर्स थे, और इनके ही इस्तेमाल करके हम कुछ कुछ इक्वेशंस लिख लेते थे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at और s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। ठीक है, ये सब वेक्टर हुआ करते थे। तो ये सारे पैरामीटर्स को ही हम इन्हीं इक्वेशन को काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलते थे, फिर लगा देते थे। ऐसे ही अब सर्कुलर टर्म्स में सबसे पहले अपन इनके कॉन्ट्रास्टिंगली सारी चीज़ों को समझते हैं कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टर्म समझते हैं कि जैसे वहाँ पर होता था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके कॉन्ट्रास्टिंगली हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना होगा। तो सबसे पहले अपन काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स को कॉन्ट्रास्टिंगली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम में बनाओ लीनियर, और यहाँ पर सर्कुलर। तो यहाँ पर एक होता था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर उसके कॉन्ट्रास्टिंगली होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोशन में कैसी स्थिति दिमाग में इमेजिन करते थे हम कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वैसे सीधे लाइन में चले जा रहे हैं और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन अब एंगुलर में क्या हो रहा है? एंगुलर में वो ऐसे सीधा नहीं जा रहा, सॉरी एंगुलर मतलब सर्कुलर में, एंगुलर मत लिखो इसको, एंगुलर भी लिख सकते हो, इट इज़ लाइक सेम चीज़। तो इसको समझो, कोई सर्कल में ट्रैवल हो रहा है। तो अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक पॉइंट से यहाँ पर कहीं पहुँच जाए कोई, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा ये। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें एंगुलर टर्म्स में चीज़ें समझनी है। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जिस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो उसने कितना एंगल नाप दिया, दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज इट इज़। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर्स होती थी, इसकी यूनिट क्या होती है? थीटा इज़ रेडियन। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट एंगल।
एक एंगल की तरह ही, दिस इज एंगल। और रेडियन में रिपोर्ट कर देते हैं इसे। उसके बाद सेकंड चीज़ होती थी इसमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे हम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ओमेगा लेक्टर है, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। तो वेलोसिटी का परसेप्शन कैसे होता था? तुम्हें समझ में आ जाता होगा कि कोई बाइक जा रही है, अगर वो सेम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी का परसेप्शन कैसे लोगे? ऐसे ले लो, ये पंखा चल रहा है अभी 2 की स्पीड पे, अभी 3 पे कर देंगे तो इसकी देखो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, देखो। तो और कर देंगे तो और बढ़ गई, ज़्यादा जल्दी वो एंगल नाप रहा है अब सेम टाइम में। तो विजुअलाइजेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड तीसरी चीज़ जो डिफाइन होती थी यहाँ पर, एक्सेलरेशन, दैट इज़ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पे डिफाइन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, अब देखो ये एक पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ कि ये सब वेक्टर्स कैसे होते हैं, इसको समझते हैं ज़रा सा। ये थोड़ा सा अलग वेक्टर्स होते हैं, जैसे वेलोसिटी, अच्छा पॉइंट है ये, मैं इस पर आने ही वाला हूँ। तो इनके डायरेक्शन को समझते हैं कि ये क्या किस टाइप के वेक्टर्स हैं। कि अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर। तो देखो नॉर्मल वेलोसिटी में तो समझ में आता है कि भाई इस तरफ डायरेक्शन है, लेकिन कोई एंगुलरली ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो लीनियर वेलोसिटी तो ऑफकोर्स उसके हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन का देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। to determine its directions. ठीक है, तो इस पंखे पे फोकस करो, ये कैसे कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सबको रियलाइज़ हो रहा है ये ऐसे घूम रहा है। स्लो कर देते हैं स्पीड और अच्छे से दिखेगा। देखो ऐसे घूम रहा है ना। तो हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। तो जिस तरफ जिस सेंस में घूम रहा है ये, उस तरफ ऐसे कर लो, राइट हैंड को इस तरफ घूम रहा है तो ऐसे कर लिया, ठीक है। तो किस तरफ आएगा अंगूठा, इस तरफ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है। ये बात समझ में आ रही? तो दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्यों बोलते हैं? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अलोंग डायरेक्शन आता है। अगर पंखा तो घूम तो ये हो रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है, बट
वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में, एक्सिस जो पंखे की डंडी है एक्सिस उसके अबाउट हो सकता है. तो दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कहने का मतलब कि अगर पंखा एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जेड डायरेक्शन में आएगा. दोनों जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन में. तो ये सारी इक्वेशंस हम एग्जैक्टली जैसे लीनियर काइनेमेटिक्स में लिखते थे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ओमेगा फाइनल वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल वेक्टर प्लस अल्फा टी. ये समझ में आ रहा है ये कैसे लिख दी. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, बट ये लीनियर के केस में होती है. सर्कुलर या एंगुलर में क्या हो जाएगी ये, इसकी जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन. तो जितना इसको बिल्कुल टफ मत समझो, आसान है, सबसे आसान चीज़ है. और ये होता था अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो यहाँ पर क्या बन जाएगी ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा एस, 2 अल्फा थीटा. और एक होती थी वी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डेल्टा थीटा मतलब टोटल नेट डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, अलग दिमाग कुछ नहीं लगाया, बस हमने ये याद रखा कि एंगुलर वेलोसिटी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. और काइनेमेटिक्स की वही इक्वेशन उसी फॉर्म में रहेंगी. और डायरेक्शंस कैसे इमेजिन करना है, डायरेक्शंस राइट हैंड थंब रूल के थ्रू इमेजिन करना है. उसी प्लेन में नहीं रहेंगे, प्लेन से ऊपर या नीचे निकल जाएंगे इन सब के डायरेक्शन. तो बताओ, एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल हो रहा है, ये सेंटर है उसका, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहा है वो. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट लीनियर बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो किस तरफ होगा, ऐसे हाथ फिराओ राइट हैंड वाला, ऐसे फिराना पड़ेगा तो बाहर साइड आ रहा है, तो थीटा का आउटसाइड, आउटसाइड का सिंबल ऐसे बनाना है, डॉट बना दिया मतलब आउटसाइड द प्लेन. और ओमेगा किधर होगा, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो भी आउटसाइड द प्लेन. अच्छा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, तो अल्फा क्या होगा, 0.
क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो अल्फ़ा 0। तो अभी जैसे ये पंखा एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, देखो मतलब कांस्टेंट ओमेगा से घूमे जा रहा है, लेकिन उसको स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे हो जाएगा, मतलब ओमेगा उसका कम होता जाएगा, तब वो एक्सेलरेट करे, एंगुलर एक्सेलरेशन तब होगा उसका। या कोई बंद पंखा रखा हुआ एकदम से चालू किया तब फिर एक्सेलरेशन। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर अल्फ़ा 0। ठीक है, तो ये बात सब अप्रिसिएशन वाली बात थी, ये एकदम सब चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। अब एक काम की बात पे आते हैं, जो चीज़ नई सीखेंगे हम, नई मतलब अभी दिमाग लगेगा इस पर, थोड़े बाद का टॉपिक है लेकिन ये अभी मैं बता रहा हूँ। तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की चर्चा नहीं करते, बट डायनामिक्स में हम फोर्स की चर्चा करते हैं। तो इमेजिन करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो अभी काइनेमेटिक्स के नज़रिए से मत देखो उसको, ओमेगा ओमेगा कुछ मत सोचो, अभी सिंपल बस इतना सोचो कि हर मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इवन इफ़ ये कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर मोमेंट पर। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी एक्सीलरेट कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के तो हो ही नहीं सकता। लीनियर मोशन ज़रूर हो सकता है लेकिन सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के नहीं हो सकता। तो वो फोर्स किधर होता है ये अपन को समझना है। तो देखो वो फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन लेते हैं, मतलब कि क्वेश्चन समझ में आया ना तुम्हें, वेयर इज द फोर्स, फोर्स किस तरफ है। 100% फोर्स तो है बट फोर्स किधर है सर्कुलर मोशन में, ये हम जानना चाहते हैं। तो उसमें पहली सिचुएशन लेते हैं अपन, जब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट यानी कि अल्फा 0, अल्फा 0 है तब भी फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। अब वो किस तरफ लगेगा, वो लगेगा सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, FC इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। ठीक है, ऐसा तुमने सुना होगा सेकेंड चैप्टर पढ़ते टाइम, mv²/r। तो इसमें याद रखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, v क्या है इसमें, r क्या है, m क्या है। तो तुम्हारा जो इंट्यूशन बोल रहा है ना वही सब चीज़ें हैं। m क्या है इस ऑब्जेक्ट का मास, v क्या है इसकी इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और r क्या है, बताओ r क्या हो सकता है, ये जिस भी सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और केवल यही फोर्स लगता है अगर ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक और फोर्स लगता है। तो अभी तो अपन वेरी सिंपल केस याद रख रहे हैं कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो ओनली, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट। अभी 2 मिनट पहले जो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी उसका कुछ भी यहाँ पर रोल नहीं है इस फोर्स के डिटर्मिनेशन में। लीनियर पैरामीटर्स का ही रोल है। देखो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये आर भी इसी डायमेंशन में खींचा हुआ वो है। वो अपन बाद में देखेंगे कि उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं एंगुलर वाली पैरामीटर्स से।
तो ये याद हो पा रहा है? एक बार फिर, क्या फोर्स किधर है? फोर्स है सेंटर की तरफ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तब भी फोर्स ये वाला सेंटर की तरफ रहेगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब भी फोर्स इस तरफ रहेगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब भी इस तरफ रहेगा। और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट यानी कि v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, हर जगह v है। तो केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा, है ना? क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक और फोर्स लगने लगता है। ओमेगा इज वेरिएबल, दैट इज अल्फा इज नॉट ज़ीरो। अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पर। तो सर्कुलर मोशन में लेट्स से यहाँ पर है, ये सेंटर है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा। साथ में एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा। देखो यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स भी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। मतलब कि ये जो v है ना, ये बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी यहाँ पर v है, यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा हो गई, लेट्स से 2v हो गई, फिर यहाँ पे 3v हो गई, फिर यहाँ पे 4v हो, बढ़ रही है या घट रही है, वेरिएबल है वो। तो ये तो समझ गए, इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। यहाँ पर क्या वैल्यू होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की? mv²/r। यहाँ पर क्या होगी? m2v²/r। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर होगी m3v²/r। तो ये तो समझ में आ रहा है हमें कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है उसको अपन लिख देते हैं mv इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर/r। जो भी उस मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आएगी वहाँ पर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो टेंजेंशियल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड लिखना है। सो दिस इज़ नथिंग बट, इसको तुम बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ये क्या होता है? ये तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो लीनियर मोशन जैसे ही है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ वेलोसिटी है। सो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, टेंजेंशियल वाला फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी इस डायमेंशन को हमने पढ़ा है ना कि हम इंडिविजुअली डील कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, तो इस एक्सिस को भूल जाओगे। इस एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा? dv/dt, इसके रेट ऑफ चेंज। तो m dv/dt इज द टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, लिखो इसको। तो अब देखो अल्टीमेटली हमें क्या याद रखना है? अल्टीमेटली पूरी एक्सप्लेनेशन को भूल जाओ। अब इतना देखो कि हमें याद क्या रखना है फाइनली, कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में जा रहा है और किसी मोमेंट पर वो चल रहा है, तो उस पर दो फोर्स लग सकते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना? इनके मैग्नीट्यूड हमें याद रखने हैं, जो हम धीरे धीरे याद रख लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट mv²/r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट m dv/dt। अभी इतना याद रखो। एक और फॉर्मूला जो कनेक्टिंग है वो याद रखेंगे हम धीरे धीरे। तो नेट फोर्स किधर लग रहा होगा इसमें? नेट फोर्स कहीं इधर लग रहा होगा। दिस इज नेट फोर्स। ये बात समझ में आ रही? मतलब अगर टायर ऐसे चल रहा है,
एसेलरेट करते हुए बढ़ रही है उसकी स्पीड, किसी बस का किसी का भी, मान लो ये बस का टायर है, तो किसी पॉइंट पर नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, तो कैसे डील करेंगे हम उसे, एक तो सेंटर की तरफ होगा और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स उस पर कहीं इस तरफ होगा। मान लो कोई बोलेगी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किधर होगा नेट फोर्स, तो एक तो सेंटर की तरफ होगा और एक इधर टेंजेंशियली होगा, तो इधर कहीं आएगा नेट फोर्स। ये बात समझ में, तो बस अभी इतना याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r एंड टेंजेंशियल फोर्स इज mdv/dt। तो लिखो एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 meters, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 meter at a speed that uniformly increases, at the speed that uniformly increases. So find the tangential force, find the tangential force on the particle, find the tangential force on the particle if its speed changes from, if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second, 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds, in 4 seconds. Particle, the mass of particle is 2 kg. तो देखो सिचुएशन क्या दी हुई है, किसी पॉइंट पे यहाँ पर लेट से 2 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड वेलोसिटी, और थोड़ी देर बाद 2 से 4 सेकेंड के बाद कुछ 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करने में इसको कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड्स का, 4 सेकेंड्स का। और हमसे क्या पूछा है कि बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पार्टिकल पे, तो टेंजेंशियल फोर्स इज व्हाट, mdv/dt। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है इसका 2 kg, dv/dt वैसे तो इंस्टेंटेनियस निकाल नहीं सकते हम, बट एवरेज निकाल सकते हैं, है ना, 4 सेकंड में एक एवरेज निकाल के दे सकते हैं। तो dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, 2 से 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 एंड टाइम 4 - 0, तो ये हो जाएगा 2 × मास 2 kg, तो 4 - 2, 2 × 2 4, तो 4 न्यूटन, इतना फोर्स लग गया इस पर। यार है समझ में? अगर कोई बोलता बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता दो, दिस वॉज टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल भी बता दो, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, यहाँ पर सेंट्रीपिटल अलग होता है और यहाँ पर अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि v अलग अलग है। फोर्स, हाँ ये 2 4/4 1, यस 1 न्यूटन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता, क्यों अलग अलग होता, क्योंकि उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है mv²/r। तो यहाँ पर लिखते मास इंटू v², जो भी है v,
टू स्क्वायर बाय आर, रेडियस नहीं दी इसकी है ना, नहीं तो अदरवाइज़ हम कैलकुलेट कर पाते। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मास इंटू 4 स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, कोई जस्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछता तो क्या करते, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बस इतना आंसर बता दे, इतना, यही तो है एक्सेलरेशन। तो इसको तुम लिख सकते हो एक नोट बना के, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, ये होगा v स्क्वायर बाय आर। ये समझ पा रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इसको ऐसे देखो, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यही तो है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बस फोर्स मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन पता हो तो। अच्छा, इसकी यूनिट 1 न्यूटन है ना, न्यूटन है ये, वो तो सिंपल सी बात है। अच्छा, एक पर्यायवाची शब्द भी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। दो टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े हमने, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक शब्द है रेडियल एक्सेलरेशन, जो इन दोनों में से कोई एक है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो बताओ वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल है ना, कि रेडियस की तरफ है, वो अपने नाम में ही अपनी पहचान छुपाया हुआ है। तो रेडियल एक्सेलरेशन ही वो है, पर्यायवाची शब्द है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली। ये दोनों सेम है। तो लिखो एक क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, the speed of a particle moving in a circle of radius r is equals to 2 meter, of radius r is equals to 2 meters, r is equals to 2 meter, varies with time as v is equals to t square, varies with time as v is equals to t square, where t is in seconds and v is in meter per second। सब कुछ ऐसा यूनिट में है। So find the radial, tangential and net acceleration. Find the radial, tangential and net acceleration. Net acceleration at t is equals to 2 seconds. At t is equals to 2 seconds. तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो v तो वेरिएबल है, तो v इज़ व्हाट, v इज़ नथिंग बट t स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर बाय आर, ये आंसर होगा। कब पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यानी कि
2 स्क्वायर का स्क्वायर बाय आर, रेडियस है 2 मीटर्स, तो 2 क्यूब हो जाएगा वो। 2 क्यूब इज़ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? डी बाई डी टी, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब 2t, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, 2t में t रख दो 2 सेकेंड्स, तो ये क्या 4 मीटर पर सेकेंड। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब नेट एक्सेलरेशन की बात आ गई। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो अगर इन दोनों का अपन को वेक्टर सम लेके करना है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये आएगा AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट। 4 स्क्वायर इज 16 और 8 स्क्वायर इज 64। 16 प्लस 64 इज रूट 80। रूट 80 यानी कि 16 इंटू 5 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो ना? नेट एक्सेलरेशन मतलब ओवरऑल सारे एक्सेलरेशन का मिला के वेक्टर सम। असल में एक्सेलरेशन इसका इधर हो रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखो। इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव? 0 पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग? ऑफ द फॉलोइंग। पहला ओमेगा वेक्टर डॉट वी वेक्टर, दूसरा वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तीसरा ओमेगा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। तो इसमें ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी वाला, वी है लीनियर वेलोसिटी वाला, ये भी लीनियर वेलोसिटी। अब ये जो ए दिया हुआ है ना, ये टोटल है, नेट है, ये टेंजेंशियल और वो मिला के नेट है, ये तो पता ही है। तो इनकी वैल्यूज़ बतानी है, पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो। तो ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो कब होगी वैल्यू? ज़ीरो तो तब होगी जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर 90 डिग्री है तो फिर डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। अगर एक्यूट एंगल है तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस थीटा में एक्यूट अगर आ गया तो थीटा कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूज आ गया तो फिर नेगेटिव। तो बस हमें बस एंगल देखना है इनके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में रखते हैं ना, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ये सब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ऐसे v वेलोसिटी है। तो अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी?
एंगुलर वेलोसिटी 100% इधर साइड होगी, है ना, इससे परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि वो इस प्लेन के बाहर ही होती है, और इस प्लेन में अगर v है तो उससे परपेंडिकुलर ही होगी। तो ओमेगा वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। फिर v डॉट ए नेट, अब v इस तरफ है मान लो सपोज, ठीक है, तो एक वेक्टर जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला है उसका डायरेक्शन तो 100% सेंटर की तरफ होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट टेंजेंशियल का किस तरफ हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है या इस तरफ भी हो सकता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ भी हो सकता है या इस तरफ भी हो सकता है। क्यों? v तो उस तरफ है, v तो इस तरफ है, तो उसके अलोंग डायरेक्शन तो समझ में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अपोजिट किस केस में हो सकता है? जब v की वैल्यू कम हो रही हो, स्लो हो रहा हो, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा हो, तब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो अब देखते हैं ज़रा क्या हो सकता है। तो दोनों केस लेते हैं। तो पहले वाले केस के लिए नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर यहाँ पे बनाया जाए तो वेलोसिटी का इस तरफ और नेट एक्सेलरेशन का इस तरफ। देखो इधर कहीं आया, ये बना दिया नेट एक्सेलरेशन और ये बना दिया वेलोसिटी, तो ये एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरफ है तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ और वेलोसिटी इस तरफ, तो इस केस में ऑब्ट्यूज आ गया। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है v कांस्टेंट हो जाए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ही नहीं, तो इस तरफ भी हो सकता है। तो ज़ीरो वाला केस भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो दिस कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ज़ीरो में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तब पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इसी तरफ आ जाएगा। और हमें क्या, एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा उनके बीच में, तो फिर ज़ीरो, cos 90 इज ज़ीरो। अब इसको देखते हैं ज़रा, इसमें दिमाग लगाओ। ओमेगा वेक्टर भी आउट ऑफ द प्लेन, अल्फा वेक्टर भी आउट ऑफ द प्लेन, तो अब ज़ीरो तो नहीं है ना, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन में लेट से इधर ट्रैवल कर रहा है कोई इस तरफ, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तब तो अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो व्हेन अल्फ़ा इज़ ज़ीरो तब तो ज़ीरो हो गई उसकी वैल्यू। इफ़ अल्फ़ा इज़ ज़ीरो देन ओमेगा डॉट अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ओमेगा इज़ इंक्रीजिंग, ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब फ़ैन चालू किया है, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, तब एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ओमेगा की ही डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है उसे, तभी बढ़ रहा है वो। तो मतलब कि ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा लेट से इस तरफ है, ये एक्सेस है, तो अल्फ़ा भी इसी तरफ होगा, ओमेगा और अल्फ़ा दोनों एक ही तरफ होंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा, ज़ीरो और एक्यूट, तो उस केस में पॉजिटिव, ओमेगा डॉट अल्फ़ा इज पॉजिटिव। और अगर ओमेगा इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब फ़ैन ऑफ कर दिया, बहुत तेज़ चल रहा था फ़ैन और अचानक से ऑफ कर दिया, तो धीरे धीरे ओमेगा कम होता जाएगा, मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, एंगुलरली रिटार्ड कर रहा है, मतलब ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में है अल्फ़ा। तब कैसी सिचुएशन बनेगी, नेगेटिव हो जाएगा तब, देन ओमेगा डॉट अल्फ़ा विल बी नेगेटिव। इसको कर पा रहे हो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट नहीं मतलब अप्रिशिएट।
तो एक नोट लिखो जो पूरी क्लास का कंक्लूजन है। तो लिखो ऑन एनी कर्व्ड पाथ, ऑन एनी कर्व्ड पाथ ऑन एनी कर्व्ड पाथ, ब्रैकेट में लिखो नॉट नेसेसरली अ सर्कुलर मोशन, नॉट नेसेसरली सर्कुलर, not necessarily circular. The acceleration of the particle has two components, AT and AN, in two mutually perpendicular directions, Component of acceleration along velocity, is AT, and perpendicular to velocity is AN, perpendicular to velocity is AN. Thus magnitude of total acceleration is AT square plus AN square का अंडर रूट. Magnitude of total acceleration is AT square plus AN square का अंडर रूट. तो कहने का क्या मतलब है कि मान लो कोई रैंडम पाथ है, ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर हो, लीनियर भी नहीं, कुछ भी रैंडम है, तो किसी भी पॉइंट पे लेट्स से यहाँ पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, क्लियरली वो इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि उसका पाथ ही ऐसा है, तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, मतलब होगा तो एक ही एक्सेलरेशन, बट हम दो तरीके से देख रहे हैं उसको. एक तो वेलोसिटी के अलॉन्ग वाला क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएगा, ये वाला नॉर्मल या सेंट्रीपिटल. ये सेंट्रीपिटल जैसा ही है. नॉर्मल मतलब एन फॉर नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है ना. तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम जान चुके हैं अभी, है ना, बट इतना समझो, सेंट्रीपिटल इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ होगा. सेंट्रीपिटल तो इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में नहीं है, इसलिए नॉर्मल कह दिया, बट उसका काम सेंट्रीपिटल जैसे ही है. तो ये लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, v²/r. ठीक है, ये लिखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखने के लिए तो dv/dt. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो दिक्कत मतलब कि v का अगर फंक्शन पता हो तो हम लिख देंगे वहाँ पे. यहाँ पे v²/r करना पड़ेगा, बट ये सर्कुलर मोशन में तो है नहीं, ये तो कुछ रैंडम मोशन में. तो ये r तो रेडियस होता था सर्कुलर मोशन का, ये r कहाँ से लेके आएंगे, वो व्हाट इज़ दिस r. तो क्या कह रहा है तुम्हारा इंट्यूशन. तो हम क्या करेंगे कि इसके आसपास का जो भी पाथ है उसके हिसाब से हम सर्कल ट्रेस कर लेंगे, है ना, ये बात समझ में आई. तो ये इस पाथ का सर्कुलर मोशन उस इंस्टेंट के लिए उस सर्कुलर मोशन में होगा, उसका रेडियस है ये. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, बहुत कम रेडियस का, लेकिन यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो बहुत बड़े रेडियस का बनेगा. ये बात समझ आ रही है. तो जितना ज़्यादा लीनियर होगा उतना कम सर्कुलर होगा. जैसे यहाँ पे लीनियर कम है तो एकदम से टर्न हो गया, रेडियस कम. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि लीनियर मोशन
अगर परफेक्टली लीनियर मोशन हो रहा है तो वो एक ऐसे सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस कितना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो लीनियर पाथ बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस आर इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द इंस्टेंटेनियस सर्कल, ऐसे लिख दो, इंस्टेंटेनियस सर्कल। तो मैं इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करनी है, ठीक है। ये इसी पर बेस्ड है पूरी, आज ही करनी है। और एक मुझे तुम्हें सारे फॉर्मूलेज वगैरह का टेस्ट लेना है, फॉर्मूलेज और बेसिक क्वेश्चंस का। तो बताओ कब, और नेक्स्ट क्लास में तुम बता देना कब लेना है, ठीक है, डिस्कस करके। थर्सडे को अगर करोगे तो बढ़िया रहेगा, थर्सडे को अपना छुट्टी भी एकोमोडेट हो जाएगी, नहीं तो और कभी भी कर सकते हैं, तो बताना नेक्स्ट क्लास में। और उससे इम्पॉर्टेंटली याद करना शुरू कर दो काम काम की चीज़ें।